K1 और ये रेट कांस्टेंट K2। अब यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेशन ये सब कैसे लिखेंगे, कैसे हम लोग यहाँ पर चीज़ों को डिराइव करेंगे, तो ध्यान रखना है। अब आगे कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन बदला जा सकता है। फॉर एग्जांपल बोले ये जीरो ऑर्डर का, ये सेकंड ऑर्डर का, या ऐसे बोल दे ये फर्स्ट ऑर्डर का, ये सेकंड ऑर्डर का, तो कितना फॉर्मूला याद रखेंगे? तो हम लोग बहुत ज़्यादा फॉर्मूला नहीं याद रख सकते हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में बहुत बदल सकता है, तो हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो ए का डिसअपीयरेंस का रेट लिखिए पहले वाले पाथ से। तो अगर पहले वाले पाथ पर देखें तो कोएफिशिएंट 1 1 है, तो जो डिसअपीयरेंस का या फॉर्मेशन का रेट होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा। भाई कोएफिशिएंट 1 और 1, डिसअपीयरेंस के रेट को 1 से डिवाइड करेंगे, फॉर्मेशन के रेट को भी 1 से डिवाइड करेंगे, वही रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले वाले पाथ से ए का डिसअपीयरेंस का रेट इक्वल टू, जरा बताइए क्या आएगा, dV/dt। ये रेट ऑफ रिएक्शन भी है और ये रिएक्शन है जीरो ऑर्डर का, तो ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन कैसे लिखेंगे, K1 और a की पावर कितना, 0, तो a की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का पहला पाथ हुआ। हम लोग चलते हैं दूसरे पाथ से। तो ये सेकंड वाले पाथ पर ध्यान दीजिए, ये सेकंड पाथ फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग का है, a का c का कोएफिशिएंट 1। तो सेकंड पाथ से a का डिसअपीयरेंस का रेट -dA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dC/dt इक्वल टू लॉ ऑफ मास एक्शन यूज कीजिए। भाई यहाँ पर सेकंड वाला पाथ ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ये क्या हो जाएगा, K2 × A। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब आगे आते हैं। अब ए का ओवरऑल डिसअपीयरेंस का रेट पूछा जाए, तो ए का ओवरऑल डिसअपीयरेंस का रेट, तो दोनों पाथ से जो ए डिसअपीयर हो रहा है उसको ऐड करेंगे। पहले पाथ से डिसअपीयर होने का रेट K1 के बराबर, दूसरे पाथ से डिसअपीयर होने का रेट K2 × A के बराबर। तो ओवरऑल डिसअपीयरेंस का रेट कितना हो जाएगा, K1 + K2 × A। अब ये हम लोग का तीसरा इक्वेशन, ध्यान दीजिए भाई, ये जो A का डिसअपीयरेंस का रेट है पहले पाथ से, और ये A का डिसअपीयरेंस का रेट कौन से पाथ से, सेकंड पाथ से, दोनों को ऐड कर दिए, A का ओवरऑल डिसअपीयरेंस का रेट मिल गया। तो यहां तक मैंने आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना सिखा दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। अब जैसा क्वेश्चन आएगा उसी के अकॉर्डिंग ये K1 K2 का डाटा दिया हुआ रहेगा, इसको हम लोग लेफ्ट साइड लाकर इंटीग्रेट कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर कर A का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम T निकाल सकते हैं। अगर B का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए बोल दिया जाए तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर कर B का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा, और इक्वेशन सेकंड का यूज कर कर किसका कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा, C का कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो यहाँ पर सिखाया जा रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत सारे होंगे तो हम लोग उतने ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखना है। चलिए उतारा जाए इसको। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, रटना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ए का डिसअपीयरेंस का रेट का, बी का फॉर्मेशन का रेट का, सी का फॉर्मेशन का रेट का, वो समझना है। तो ए से बी ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ए से सी ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट पहले वाले पाथ का K1, दूसरे वाले पाथ का रेट कांस्टेंट क्या है, K2। सबका कोएफिशिएंट 1 1 के बराबर है। तो पहले वाले पाथ पर हम लोग आते हैं, पहले वाले पाथ पर तो -dA/dt, पहले वाले पाथ से A का डिसअपीयरेंस का रेट इक्वल टू dV/dt, dV/dt इक्वल टू, आगे आइए, पहला वाला पाथ फर्स्ट ऑर्डर का है तो A के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, तो लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लिखेंगे, K1 × A। ये हम लोग का हो गया पहला इक्वेशन। अब हम लोग सेकंड वाले पाथ की बात करें, सेकंड वाले पाथ से लिखिए A का डिसअपीयरेंस का रेट और C का फॉर्मेशन का रेट, तो -dA/dt ये सेकंड पाथ से इक्वल टू dC/dt।
अब सेकेंड वाला पाथ हम लोग का सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, तो ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे, तो K2 इंटू ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सेकेंड वाले पाथ से। अब ए का ओवरऑल डिसअपीयरेंस का रेट लिखना है, तो ए का ओवरऑल डिसअपीयरेंस का रेट, तो दोनों पाथ से जो ए का डिसअपीयरेंस का रेट है उसे हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पहले वाले पाथ से ए का डिसअपीयरेंस का रेट इतना, सेकेंड पाथ से ए का डिसअपीयरेंस का रेट इतना है, दोनों को ऐड कर दें, तो ए का ओवरऑल डिसअपीयरेंस का रेट K1A प्लस K2 इंटू ए का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, ये ए का डिसअपीयरेंस का रेट है पहले पाथ से, ये ए का डिसअपीयरेंस का रेट है सेकेंड पाथ से, दोनों को ऐड कर दिए, ए का ओवरऑल डिसअपीयरेंस का रेट आ गया। अब क्वेश्चन में K1 K2 का वैल्यू देगा, उसी के अकॉर्डिंग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग अपना सोल्व करेंगे। तो ये थर्ड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ए का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। ए के कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो बी का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। ए के कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर पुट कर दें और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो किसका कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा, सी का कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कैसा भी पैरेलल रिएक्शन दिया हुआ है, आप लोगों को उसका डिफरेंशियल फॉर्म तो लिखने जरूर आ जाएगा कि कैसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, थोड़ा ये ध्यान में दें कि फर्स्ट पैरेलल रिएक्शन में मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम मिलेंगे सब फर्स्ट ऑर्डर के रहेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन का फॉर्मूला बिल्कुल कंठस्थ रखना है, ये बिल्कुल ध्यान में रखें। ज़्यादातर क्वेश्चन 99% ऑफ द क्वेश्चन जो मिलेंगे पैरेलल रिएक्शन में वो सब फर्स्ट ऑर्डर के मिलेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला हम लोग को कंठस्थ रखना है। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो पैरेलल रिएक्शन है ऑर्डर बदल देगा, तो वैसे केसेस में डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है वो हम लोग को समझ में आना चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पर।